नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। कैसे हैं आप सब? ठीक है। नमस्कार नमस्कार। थोड़ा सा अपडेट हो रहा है, ये 1-2 मिनट का टाइम लेता है, तब तक आपके कमेंट ले लेते हैं। हाँ, एक टॉपिक आपका और बच रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड केमिकल रिएक्शन, तो वो भी हम पूरा कर लेंगे। चलिए, यानी आज आपके नाम ले लेता हूँ मैं, तब तक शिवानी जी, रेशमा जी, मुस्कान, राधा, रुचि, लाल सिंह, पार्थ, दीपक, सोनू, सरिता, रमन, काजल, ठीक है, टीना, गोल्डी, अक्षिता, मोहित, खुशी, ब्रिजेश, राहुल, सुनील, विकास, ठीक है, नमस्ते, ठीक है। ठीक है, पिंकी, योगेश, सुनीता, ऋतिक, ठीक है, टीना, कुलदीप, विकास। चलिए, 2 दिन से आ ही रहा है बेचारा, आज जा करके पूरा बोर्ड कंप्लीट करके गया है वो, है ना। कुछ देखो क्या होता है, जैसे मोबाइल में अपडेट आते हैं ना, वैसे इनमें भी अपडेट आते हैं। तो ये 2-4 महीने हुए, नया बोर्ड है, तो जब तक अपडेट आते रहेंगे तब तक वो आते रहेंगे लोग और करते रहेंगे इसको। तो मेरी क्लासेस थी, हो नहीं पाया, और 15-20 मिनट से चल ही रहा है। ठीक है, ये जैसे ही हो जाता है देन हम क्लास शुरू कर लेंगे। कैसे हैं आप सब? मेरा तो भैया देखो, कल गला खराब था, आज नाक भी जाम हो चुकी है, भयंकर वाली। मौसम ही ऐसा है यार, क्या करें। कल खत्म हो जाएगा, हाँ कल अगर नहीं हुआ तो परसों लास्ट होगा, वैसे कल लास्ट है। ठीक है, देव सागर जी नमस्कार, ठीक है, नमस्ते। चलो, कुछ पूछना चाहते हो, है ना, तो पूछ लीजिए, नाम वगैरह तो चलते रहेंगे, कुछ सुना दीजिए सर। क्या सुनना चाहोगे? चलो सुनाता हूँ कुछ, है ना, कि नमस्ते नमस्ते। है ना, कभी जीवन में आप उतार चढ़ाव बड़े आएंगे आपके जीवन में, और लोग आपको ताने भी मारेंगे, लेकिन खुद को बनाना उस दौर में, खुद को साबित करना। इसी दौर में मैंने एक लाइन लिखी थी बहुत पहले, लगभग 2017-18 के पहले की बात होगी, कि ठोकर खाकर गिरा हूं कई मर्तबा। है ना, बार बार, है ना, ऐसा लगेगा मेरा सिलेक्शन होने वाला है और मैं हारने लगूंगा, कि ठोकर खाकर गिरा हूं कई मर्तबा, मगर आज भी अपने रुतबे में रुबाब रखता हूँ। ठोकर खाकर गिरा हूँ कई मर्तबा, मगर आज भी अपने रुतबे में रुबाब रखता हूँ। मेरी खामोशी के राज जानना हो तो चले आना, मैं आज भी तेरे हर एक सवाल का जवाब रखता हूँ। तो ये उन लोगों के लिए है ना, कभी उनको जवाब नहीं देना, लेकिन उनको ऐसा लगे कि आप खामोश हो तो उनसे कहिएगा कि हम सबका जवाब रखते हैं, तुम्हें जानना हो तो तुम चले आओ। चलिए भैया, हमारा बोर्ड हो चुका है अपडेट। ये चूहे वूहे मार दिए थे हमने भाई, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपकी क्लियर होगी कि चूहे मार दिए थे, बरसात हो गई थी, उंगलियों पे निशान आ गए थे, रेडियम तक पहुंच गए थे। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी भी हो गया था।
तो हम एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ रहे थे, तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। आदमी काम से नहीं थकता यार, ये जो सर्दी वगैरह है ना, ये अब सबसे गंदी चीज मुझे यही लगती है। ना हम बीमार होते हैं, ना हम पूर्ण रूप से ठीक होते हैं, ऐसा तोड़ती है ना ये। चलिए, हाँ, अब शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये प्रश्न आता है कि एकमात्र रेडियो सक्रिय द्रव धातु कौन सी है, तो फ्रांशियम है। ठीक है, कौन सी है, फ्रांशियम। ये रेडियो एक्टिव का सिंबल होता है। ठीक है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये सिंबल है रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो सक्रियता क्या होती है, तो रेडियो सक्रियता का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट जो मुख्य रूप से अपने अंदर से अल्फा बीटा या गामा किरणों को निकालते होंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पर जाने जाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पर ये जाने जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन्हें कहा जाता है, या रेडियो सक्रियता इन्हें कहा जाता है ना। और फ्रांशियम उनमें से एक है। फ्रांशियम की अगर बात करें तो इसका नाम ऐसा मानते हैं कि फ्रांस के नाम पर, किसके नाम पर, फ्रांस के नाम पर किस तत्व का नाम रखा गया, फ्रांशियम का नाम फ्रांस के नाम पर रखा गया। तो दो प्रश्न बन गए हमारे यहाँ से कि फ्रांस के नाम पर किसका नाम रखा गया, फ्रांशियम का। ठीक है, अगले बिंदु की बात करते हैं। यहां से दो प्रश्न बहुत आते हैं। एक ये कलर पूछते हैं कि जो पटाखे आप फोड़ते हैं तो हवा में या आसमान में एक हरा कलर और एक लाल कलर, ये दो एग्जाम में बहुत आते हैं। इन्हें कहते हैं आतिशबाजी, या फायरवर्क भी कह सकते हैं आप लोग। तो आसमान के ऊपर जो फायरवर्क्स होता है या आतिशबाजी होती है, उनमें लाल कलर किससे आता है, स्ट्रोंशियम से आता है। लाल कलर काई से आता है, स्ट्रोंशियम से। ठीक है। और भैया कभी पूछ ले कि हरा कलर काई से आता है, तो इसकी ट्रिक याद रख लो, है ना। ट्रिक याद रख लेना, क्या ट्रिक होगी, कि हरे से बेर है। हरे से क्या है, बेर है। तो हरे मतलब हरा रंग, और बेर का मतलब क्या हो जाएगा, बेरियम। तो हरे रंग से हमें क्या है, बेर है, तो हरा मतलब क्या हो जाएगा, है ना भाई, सीधी सी बात है, हरा कलर, और बेर का मतलब बेरियम। और कभी कुछ याद रखना हो तो ये येलो कलर याद रख लेना। येलो कलर काई से आता है, सोडियम से, है ना। येलो कलर काई से आता है, पटाखों के अंदर सोडियम से आता है। ठीक है, ये तीन याद रख लेना। हालांकि मैंने ऑरेंज कैल्शियम से आता है। ठीक है, तो हरे रंग से हमें बेर है, इस चीज को ध्यान रखना। तो हरा रंग काई का होता है, बेरियम का होता है। अब कुछ धातुएं हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी, इन सभी को उत्कृष्ट मेटल कहा जाता है, नोबल धातु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वो धातु हैं जो इजीली, याद रखना, जल मतलब H2 एवं एसिड मतलब अम्ल, है ना, या फिर ऐसा लिख लीजिए, पानी एवं अम्ल से क्रिया नहीं करती। तो पानी एवं अम्ल से ये क्रिया नहीं करती, है ना, नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एसिड, है ना। इस कारण से इन्हें नोबल मेटल कहा जाता है। मुख्य रूप से खासकर ऐसा करने का काम कौन करता है ना, गोल्ड और प्लेटिनम। इसीलिए गोल्ड की डिमांड रहती है ना। इसीलिए आभूषण गोल्ड के बनाए जाते हैं, क्योंकि पानी से और अम्ल में कभी खराब नहीं होती। सर अम्लराज, अम्लराज दो अम्लों का मिश्रण है, वो अलग चीज हो गई। सिंगल किसी एसिड के साथ कभी गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करता, सिल्वर नहीं करता, मरकरी नहीं करता। इसीलिए इन्हें नोबल मेटल के तौर पर जानते हैं। मुख्य रूप से स्टार्टिंग वाली तीन, मरकरी उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाती है। ठीक है, सोडियम की बात करते हैं, Na। मिट्टी के तेल में इसको डुबो कर रखते हैं, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव होता है। ये आप देख सकते हैं, मिट्टी के तेल में रखा गया है। Na की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, तो Na मतलब नेट्रियम होता है। इसका लेटिन भाषा में नाम सीधी सी बात है क्या है, नेट्रियम है। लेकिन नॉर्मली हम इसको जिस नाम से प्रोनाउंस करते हैं वो क्या है, तो हम इसे सोडियम कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं। मोस्ट रिएक्टिव होता
है ना, इतना सॉफ्ट मेटल भी होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि ये सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मेटल बोले तो हिंदी में मुलायम धातु है। कितनी मुलायम होती है? इतनी मुलायम है ना, कि आप चाकू से काट सकते हो। इतनी मुलायम है कि आप क्या कर सकते हो, चाकू से काट सकते हो। तो इसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो इसे चाकू से यहाँ पर इजीली काट सकते हो, इतनी सॉफ्ट मेटल होती है। मोस्ट रिएक्टिव। एक प्रश्न ये भी आता है, केरोसिन के अंदर किस किस धातु को डुबो कर रखते हैं? तो एक तो सोडियम को डुबो कर रखा जाता है, एक पोटेशियम को डुबो कर रखा। ये ऐसी दो धातुएं हैं जिन्हें केरोसिन के अंदर या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम दोनों। सोडियम की बात करते हैं, Na की बात करते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? या सिंपल सी बात है, हम यहीं पर इस तरह से लिख लेते हैं, 11 Na और 23, 22.9 होता है, लेकिन आप ऐसे ही याद रख लो। तो 23 इसका लगभग क्या हो जाता है, परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। क्या हो जाता है? परमाणु द्रव्यमान। इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, अभी सोडियम के बारे में बहुत बिंदु बाकी है। और 11 इसका क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर हो जाता है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 11। चलिए सोडियम के बारे में कुछ अन्य तथ्यों की पहचान करते हैं, अन्य तथ्यों की बात करते हैं। हम नेट्रियम की बात करें, अर्थात हम Na की बात करें, अर्थात हम सोडियम की बात करें। तो जब हम नेट्रियम अर्थात सोडियम की बात करते हैं, तो सबसे पहला बिंदु जो हमारे सामने आता है वो ये आता है कि इसकी खोज किसने की थी, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? तो डिस्कवर्ड इसको किया था हम्पी डेवी ने, है ना। हम्पी डेवी नामक साइंटिस्ट से, जिन्होंने सोडियम के बारे में पहली बार बताया। दूसरा बिंदु कि ये जो सोडियम होता है, नेट्रियम होता है, ये कैसे प्राप्त होता है? तो इसकी NaCl के विद्युत अपघटन से प्राप्ति होती है। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से इसको प्राप्त किया था। हम्पी डेवी ने इसको ऐसे ही प्राप्त किया था, है ना। तो कैसे प्राप्त किया था? NaCl के विद्युत अपघटन से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो NaCl के विद्युत अपघटन से इसकी प्राप्ति की गई। तीसरे नंबर के बिंदु की बात आती है ना भैया, ये जो सोडियम होता है, येलो लाइट आप जहां भी देखते हैं, है ना, या फिर आप ये कह सकते हो पीला प्रकाश, है ना। अब चाहे आप आतिशबाजी में जो भी हमने पढ़ा वहां देख लीजिए, या पुराने जो बल्ब आते थे, आपने देखा होगा पीले कलर के बल्ब आते थे, स्ट्रीट लैंप जो आते थे। ठीक है, तो उन स्ट्रीट लैंप के अंदर भी इसका यूज किया जाता था। तो याद रखिएगा, येलो लाइट का जो कारण होता है वो कौन होता है, सोडियम, है ना। तो सोडियम का ही यूज किया जाता था उन येलो लाइट्स के अंदर। भाई नंबर 4 की अगर बात की जाए, इसी मेटल की हम बात करें, सोडियम की, तो सोडियम की वैलेंसी या संयोजकता कितनी होती है? हालांकि ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखी है। तो इसकी संयोजकता या वैलेंसी जो होती है वो +1 होती है। कितनी होती है? +1। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यार थोड़ी सी मेरी सांस फूल रही है आज, थोड़ी सी कभी अजीब आवाज लगे तो, है ना, रोज जैसी नहीं लगे तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा उसके लिए, है ना। बोलने में थोड़ी सी सांस, आप देख ही रहे होंगे, फूल रही होगी। नंबर 5, है ना, नंबर 5 की बात करते हैं, है ना। और सबसे एक लिक्विड सोडियम होता है, सोडियम को द्रव अवस्था में ले जाया जाता है, इसे कहते हैं द्रवित सोडियम। तो द्रवित सोडियम जो होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है? तो द्रवित सोडियम का उपयोग बड़े पैमाने पर परमाणु संयंत्र में किया जाता है। कूलेंट ऑफ एटॉमिक रिएक्टर। परमाणु संयंत्र को ठंडा रखने में किसका यूज करते हैं? तो प्यारे दोस्त, सोडियम का यूज किया जाता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं,
है ना। बाकी आपने सोडियम नाइट्रेट NaNO3 आपने पढ़ लिया, चिली सॉल्ट पीटर उसी को कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, दिस टाइप ऑफ फॉर्मूलास ऑलरेडी, है ना। तो इन इस तरह के जो सूत्र हैं वो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो वो हम दोबारा नहीं करेंगे। चलिए भैया, एल्यूमिनियम ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, हमें पता है अर्थ के क्रस्ट में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातुओं में इसका पहला स्थान है, तो ये सुचालक है ना। पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु यही होती है, ओवरऑल थर्ड स्थान पर आता है ये। लेकिन अर्थ के क्रस्ट में एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। कितना होता है? 13। एल्यूमिनियम के बारे में सबसे पहली चीज कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, सीधा प्रश्न आ जाता है कि बताइए एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है, तो प्लस की 3 होती है। कितनी होती है? तो वैलेंसी होती है इसकी प्लस की 3 होती है। एल्यूमिनियम के बारे में ये किसके समान दिखता है, एक प्रश्न ये आता है, तो लुक लाइक सिल्वर, ये चांदी के समान दिखता है। ठीक है, लुक लाइक सिल्वर, तो ये चांदी के समान दिखता चांदी नहीं है, चांदी के समान दिखता है ना। इसका उपयोग सबसे ज्यादा बर्तन बनाने में करते हैं। पहले बर्तन देखो तांबे के होते थे, किसी अन्य चीज के होते थे, लेकिन है ना आज की स्थिति में सर्वाधिक बर्तन इसी के होते हैं, बड़े बड़े जो बर्तन आते हैं, क्योंकि सस्ता है, विद्युत ऊष्मा का सुचालक है ना, अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम में इतनी ही चीज है। कैल्शियम की बात करते हैं, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर 20 यहां लिखा हुआ ही है। कैल्शियम के दृष्टिकोण से अगर मैं आपसे बात करूं, तो कैल्शियम ह्यूमन की अगर बात करें या मानव में, तो मानव में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। मानव के अंदर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो प्यारे दोस्त कैल्शियम है। इस कैल्शियम के दूसरे बिंदु की अगर मैं आपसे बात करूं, तो प्यारे दोस्त यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा, मानव शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु में इसका स्थान कौन सा आता है? पहले नंबर पर आता है। हमारे शरीर में दांत या जो टिथ होते हैं, इसके अलावा जो अस्थि होती है, बोन होती है, तो अस्थि या बोन को बनाने के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। तो हमारे शरीर में दांत और अस्थियां मुख्य रूप से काई की बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है ना। और पांचवा भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। इसके अलावा CaO क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया। CaOH ट्वाइस क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया, है ना। CaOCl2 क्या होता है, क्या है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो हमें इनकी बात करनी ही नहीं है ना। जो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हें दोबारा लिखकर कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है जोन्स जैकब बर्जीलियस ने इसे खोजा था। किसने खोजा था? जोन्स जैकब बर्जीलियस ने। एक उपधातु है, 7 उपधातुओं में से एक है सिलिकॉन। अर्थ के अंदर अगर हम बात करें, तो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, जिसे हम हिंदी में भूपर पर्टी कहते हैं, तो भूपर पर्टी के अंदर ये जो अपना स्थान रखता है वो सेकंड नंबर रखता है। कौन सा नंबर? सेकंड नंबर। लगभग 28% के आसपास पाया जाता है, ओवरऑल सेकंड नंबर। लेकिन अर्थ के क्रस्ट में उपधातुएं जो होती हैं उनमें इससे पहले कोई उपधातु नहीं आती, क्योंकि पहले नंबर पर तो ऑक्सीजन है। तो ये मेटेलॉइड में कौन सा स्थान रखता है? तो मेटेलॉइड के अंदर इसका स्थान फर्स्ट आता है। अब बात रही सिलिकॉन के उपयोग को लेकर, बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से बन जाते हैं, है ना। तो इसके यूज क्या है, इसके उपयोग क्या है? उपयोग में पहला उपयोग जो होता है वो सोलर पैनल में होता है। कहां पर होता है? सोलर पैनल में। दूसरा भैया अर्धचालक, इन सेमीकंडक्टर, अर्धचालक बनाने में। तीसरा यूज होता है ट्रांजिस्टर में। इन ट्रांजिस्टर, तो तीसरा उपयोग जो सर्वाधिक होता है वो ट्रांजिस्टर के लिए किया जाता है इसका। तो ये सारे सिलिकॉन के यूज हैं। सबसे ज्यादा पूछते हैं कि भैया सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर में किसका यूज होता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सिलिकेट चट्टानों में पाया जाता है।
कहाँ पाया जाता है? सिलिकेट चट्टानों में पाया जाता है। और आग्नेय चट्टानें, सिलिकेट चट्टानें पृथ्वी पर भरमार होती है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर का मतलब ये होता है, आज के समय में पहले दो चीज समझिए। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का मतलब ये है, जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं, इन सब में भरमार है सेमीकंडक्टर की, है ना। अर्धचालक देखो, धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं ये। तो ये टेम्परेचर बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर जो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं उन्हें हम अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। कुचालक क्या होते हैं? जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर करंट नहीं लगता, है ना, या फिर ऊष्मा का प्रवाह जिनमें नहीं होता, वो कुचालक होते हैं। सुचालक, जिनमें ऊष्मा का प्रवाह इजीली हो जाता है, विद्युत का प्रवाह सरलता से हो जाता है, वो सुचालक कहलाते हैं। तो ये आपने यहाँ पर सिलिकॉन के बारे में पढ़ा। अब आती है सड़ी मछली सी गंध, किस में आती है? ओजोन से आती है। किससे आती है? ओजोन। अब ओजोन की बात करें तो इसका फॉर्मूला O3 होता है। क्या होता है? O3। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। किसके 3 अणु हैं भाई? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 अणु हैं, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो ओजोन होती है, अगर ये ओजोन लेयर की बात करें, किसकी बात करें? ओजोन परत की बात करें, हम ओजोन लेयर की बात करें या ओजोन परत की बात करें, तो ओजोन परत या जो ओजोन लेयर होती है, ठीक, ये क्या करती है? प्रोटेक्ट टू यूवी रेस। यह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वायुमंडल में ये हमारा सुरक्षा कवच है। तो पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करने का काम कौन करती है? ओजोन लेयर करती है ना। अगर ये हमारी स्किन के सीधे संपर्क में आ जाए तो त्वचा कैंसर भी हो सकता है। ओजोन नहीं, पराबैंगनी किरण। क्या हो सकता है? स्किन का कैंसर हो सकता है। स्किन के कैंसर का जो मेन कारण होता है वो क्या होता है? यूवी रेस होती है। ठीक है, क्या होती है? यूवी रेस होती है। अब ओजोन के क्षरण या ओजोन को डैमेज कौन कर रहा है? तो ओजोन के क्षरण का जो मेन कारण है, ओजोन को डैमेज करने का जो मेन कारण है, वो कौन है? तो ओजोन को डैमेज करने का काम, ओजोन परत को नष्ट करने का काम एक गैस है जिसका नाम है फ्रियोन गैस। या फिर इसी का एक नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण भी ये नष्ट हो रही थी। इसीलिए फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या किया जाता है? ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ना। ये रेफ्रिजरेटर के अंदर, एसी के अंदर बड़े पैमाने पर पहले यूज की जाती थी, अब इसका उपयोग प्रतिबंधित है। कोई भी देश अब इसका उपयोग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब प्रारंभिक दौर था, आपने ये सोचा होगा, कई बार माइंड में आया होगा, जब ये हम पढ़ते हैं तो आज भी तो रेफ्रिजरेटर और एसी यूज होते हैं। अब इसके अंदर दूसरी गैसेस का यूज किया जाता है। अब फ्रिज के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर या एसी के अंदर इस गैस का यूज नहीं किया जाता। इसके विकल्प के तौर पर कई गैसेस आज उपलब्ध हैं। आज वैज्ञानिकों ने वो उपलब्धि हासिल कर ली है कि आज किसी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर, एसी के अंदर, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात फ्रियोन गैस का यूज नहीं किया जाता। क्योंकि अगर इसका उपयोग किया जाता तो जो अंटार्कटिका में छेद बने थे, है ना, तो 1986 के बाद से ये गैस शायद, है ना, मोस्ट प्रोबेबल धीरे धीरे खत्म हो गई। तो अंटार्कटिका के ऊपर जो छिद्र देखे गए थे, उसके बाद से वो छिद्र बड़े भले हो रहे हैं, लेकिन नए छिद्रों की, है ना, जो संख्या है वो धीरे धीरे नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन जो हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ग्रीन हाउस फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक कारण आगे चलकर जरूर बनेगा। तो ये चीज आप यहां पर देखेंगे, समझेंगे। चलिए। गैलियम धातु, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? गैलियम। मैंने आपको पढ़ाया था इस धातु के बारे में, है ना, कि हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु कौन सी है? तो हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु गैलियम है ना। या रूम टेम्परेचर पर
लिक्विड अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? गैलियम। ठीक है, ये जो गैलियम, आज यहां वर्ड आप देख पा रहे हो गैलियम। ठीक है, ये किससे नाम रखा गया है? एक देश है फ्रांस, कि सर फ्रांस के नाम पे तो फ्रांशियम रखा गया। तो ये जो फ्रांस है ना, इस फ्रांस का पुराना नाम, ओल्ड नेम, गाला हुआ करता था। क्या हुआ करता था? गाला। और उसी गाला से क्या बना? गैलियम। ठीक है, तो गाला, इस गाला से गैलियम हुआ। तो फ्रांस का ओल्ड नेम क्या था? गाला, और गाला से क्या हुआ? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, गैलियम। तो ये हथेली पर पिघलने वाली वही धातु है गैलियम, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अगले पे आते हैं, टंगस्टन। इसका सिंबल डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वुल्फ्रॉम होता है ना। टंगस्टन की बात करते हैं तो सीधा प्रश्न आता है, बल्ब का फिलामेंट, या बल्ब का जो तंतु होता है, ये तंतु किसका बना होता है? वुल्फ्रॉम अर्थात टंगस्टन का बना होता है। इसी का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, जो इसका गलनांक होता है, वो कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है। तो अप्रोक्स इसका टेम्परेचर कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टंगस्टन का। अब प्रश्न ये आता है कि गैस इन बल्ब, बल्ब में गैस कौन सी होती है? तो बल्ब में गैस कौन सी होती है भैया? एक तो होती है नाइट्रोजन, और एक होती है ऑर्गन। ठीक है, तो दोनों का यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का भी और ऑर्गन का भी। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा, सर दोनों ऑप्शन में एक साथ आ जाए, नहीं आती है ना। और आती है तो पुराने समय में ऑर्गन का यूज किया जाता था। ओके, वेरी गुड, है ना। तो गैस इन बल्ब, बल्ब के अंदर। इसी तरह से एक माइंड में आपके ये आ सकता है, सर ट्यूबलाइट। देखो भाई, जो ट्यूबलाइट होती है, जैसे मान लेते हैं कि एक ट्यूबलाइट है ना, कुछ तो कलर भरना ही पड़ेगा इसमें। इस ट्यूबलाइट से दो प्रश्न आते हैं इसमें। एक तो होती है मरकरी की वाष्प, मरकरी की वेपर भरी होती है, और एक इसमें गैस होती है ऑर्गन गैस। नियोन के बल्ब अलग आते हैं। कभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर नियोन गैस का यूज भी बल्ब में होता है। तो नियोन के बल्ब अलग आते हैं। नियोन गैस जो होती है, तो नियोन के बल्ब अलग आते हैं, इसके बल्ब भी अलग होते हैं। लेकिन इसका उपयोग कहाँ करते हैं? डिजिटल विज्ञापन में किया जाता है। आपने हॉलीवुड की मूवीज अगर देखी हो, तो उनके अंदर एक चीज होती है ना। वहां पर जैसे अपने आप बैनर लगाते हैं, ऐसे बैनर नहीं लगाते, वहां पर बिल्डिंगों के ऊपर एलईडी लगी होती है। उन एलईडी के अंदर जो बल्ब होते हैं वो नियॉन के बल्ब होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कभी भी पूछे डिजिटल विज्ञापन के लिए किसका यूज करते हैं, तो मुख्य रूप से नियॉन गैस का यूज करते हैं। ठीक, चलिए। रेडॉन गैस गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस होती है। इसका जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो क्या आता है पता है आपको? वो ये आता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। नॉट फाउंड इन एटमोस्फियर।
वायुमंडल में न के बराबर ये गैस है क्योंकि बहुत भारी है। लेकिन कभी कभी इस गैस के बारे में एक चीज निकल के आती है कि जैसे भूकंप हो गए, सुनामी हो गए, ये ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा जब जब आने वाली हुई है ना, तब तक ऑटोमेटिकली रेडोन की मात्रा उस क्षेत्र के अंदर गैस के तौर पर बढ़ी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस कौन सी है? यही होती है। अब अगला चीज आता है कि जल में डुबोकर किसको रखा जाता है? तो फॉस्फोरस को रखा जाता है ना। फॉस्फोरस को रखते हैं, पीले को। पीला ऑप्शन में नहीं हो तो व्हाइट आ जाएगा। व्हाइट या येलो एक ही होता है। ठीक है, व्हाइट या येलो एक ही होता है। क्यों ऐसा काहे होता है? जैसे सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि वो मोस्ट रिएक्टिव है, एज इट इज ये भी मोस्ट रिएक्टिव होता है, अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? अत्यधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको, है ना, पानी के अंदर डुबो के रखते हैं क्योंकि पानी में क्रिया नहीं करता। आपके माइंड में आ रहा होगा सर खराब नहीं होता है क्या? ठीक है। पुराने तेल चित्रों की ऑयल पेंट जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उसको साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है? पहले जैसा बनाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला H2O2 होता है ना। तो पुराने तेल चित्रों को साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। ऑयल पेंटिंग होती है, गंदी दिखने लग जाती है, तो ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक हल्का सा लेप किया जाता है, जिससे पुरानी गंदगी थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि ज्यादा लेपन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कलर को भी आगे चल करके धीरे धीरे डैमेज करेगा ही। ऐसा नहीं है कि 100% नया जैसा हो जाएगा, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत कलर को भी डैमेज करता है, लेकिन पहले से अच्छा दिखने लगता है। फिर आती है हीलियम। हीलियम की अगर हम बात करें तो 2 एटॉमिक नंबर और द्रव्यमान 4 होता है। हीलियम, सिंपल सी बात है, एक प्रश्न सिंपल सा आता है, सूर्य या सन के नाम पर किसका नाम रखा गया है? तो सूर्य के नाम, सूर्य को एक्चुअल में लेटिन शब्द में हेलिस कहा जाता है, या हीली, है ना, हीलियन कहा जाता है, उसी से हीलियम बना। हल्की और अज्वलनशील गैस है ये। क्या है? हल्की और अज्वलनशील गैस है। ठीक है, लाइट एंड नॉन फ्लेमेबल गैस है ये, है ना। अब इस कारण से, क्योंकि अज्वलनशील है, तो गोताखोर भी इसका यूज करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में इसका यूज इतने बड़े पैमाने पर नहीं करते, है ना। हॉस्पिटल में यूज नहीं होता तो हॉस्पिटल हटा देते हैं। गोताखोर मतलब स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं, वो बड़े पैमाने पर इसका यूज करते हैं। हॉस्पिटल में इतने बड़े पैमाने पर इसका यूज नहीं होता। ठीक है, गुब्बारों में इसी का यूज होता है। मौसम संबंधी अध्ययन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब आप सभी के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि सर हमने तो हीलियम में एक चीज और पढ़ी है कि वायुयान के टायर में। ठीक है, ठीक है, टायर ऑफ एरोप्लेन। तो देखो, अगर आपके पहले के समय में हीलियम का उपयोग सर्वाधिक होता, इस तरह से ऑप्शन है A B C D, A B C और डी, A B C और डी। नहीं तो बाद में आप कहते हो चार टीचर चार तरह का पढ़ाते हैं, है ना, इसीलिए मैं यहाँ को आपको क्लियर कर रहा हूँ सारी चीजें। अब हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसी स्थिति में आप किसके साथ जाएंगे? हीलियम के साथ। लेकिन अगर आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से हो, हीलियम भी ऑप्शन में हो और नाइट्रोजन भी ऑप्शन में हो, तब आप नाइट्रोजन के साथ जाएंगे। देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, समझना। अगर आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से हो, ठीक है, हीलियम और नाइट्रोजन हो और दोनों में लिखा हो कि दोनों, तो A एंड B। चलिए सॉरी। ठीक है, और मौसम संबंधी अध्ययन हो गया। एक प्रश्न और आता है, गर्म वायु के गुब्बारों में
कौन सी गैस होती है? तो गर्म वायु के गुब्बारों में कौन सी गैस होती है? चलो भैया जवाब दो। अलग अलग आंसर क्यों? देखो सिंपल सी बात है। ठीक। ये चार लोग हैं, ए बी सी डी। मैं पूछूंगा इनमें सबसे लंबा कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? कि सर ऑप्शन ए सबसे लंबा है, ए वाला सबसे लंबा है। मैंने आपको ए ऑप्शन में ही नहीं दिया, बताओ अब सबसे लंबा कौन है? तो आप क्या कहोगे? सर बी। तो अगर एक से ज्यादा किसी का उपयोग किया जाता है तो ऑब्वियसली उसका जवाब वही होगा। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग वर्तमान समय में टायर में सबसे ज्यादा किया जाता है और हीलियम का भी यूज करते हैं। तो दोनों गैस का यूज करते हैं, सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करते हैं? तो हीलियम का करते हैं, इसलिए वहां पर आंसर वो बना। अब देखो यहां पर जैसे ही आपने पढ़ा गर्म है ना वायु का गुब्बारा, आपने फोकस खाली इस वर्ड पर किया गुब्बारे के ऊपर, और आपने हीलियम लगाया 95% बच्चों ने। ठीक है, लेकिन यहां पर राइट आंसर कसम से किसी का भी सही नहीं है, राइट आंसर होगा प्रोपेन। अब गर्म वायु के गुब्बारे क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। आपने से बलून देखे होंगे मूवीज के अंदर जिनमें लोग बैठ करके उड़ते हैं, इन बलून को कहा जाता है हॉट एयर बलून। क्या कहते हैं? अब इस बलून में क्या होता है कि यहां पर एक इस तरह से नोजल टाइप में एक पूरी की पूरा सिस्टम होता है, बर्नर लगा होता है। इसमें से एक गैस निकलती है और इस गैस में लगती है आग। क्या लगती है? आग लगती है। ठीक है, इस आग को लगाने के लिए एक फ्यूल होता है, इसमें ईंधन होता है। इस ईंधन में प्रोपेन गैस यूज होती है। क्योंकि हॉट का मतलब ये गर्म होता है, और जितना ये जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो गर्म वायु के गुब्बारों में किसका उपयोग होता है ना? प्रोपेन का। ब्यूटेन का यूज कहां पर होता है भाई? एलपीजी के अंदर ब्यूटेन होती है। ठीक है, जो सिगरेट वाले लाइटर आते हैं, उन लाइटर के अंदर कौन सी होती है? तो वहां पर भी आपकी ब्यूटेन होती है। लेकिन यहां पर कौन सी होती है? प्रोपेन होती है। क्या बच्चे अब ये गलती आप दोबारा नहीं करेंगे? कभी भी अगर आपसे अब ये पूछा जाता है कि हॉट एयर बलून क्या में कौन सी गैस होती है, इसीलिए कहते हैं देखो पढ़ा आपने सब होता है, लेकिन गलतियां जल्दबाजी में की जाती हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, सिंपल सा फंडा है ना? जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खाना बनाने के लिए छोटे छोटे टीन के डब्बे गैस ले जाते हैं, वो उसमें कस रहे होते हैं, उसमें भी ब्यूटेन होती है। ठीक है, तो एलपीजी के अंदर प्रमुख गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है सबसे ज्यादा, 75% से ज्यादा। दूसरी गैस होती है प्रोपेन, जो मैंने आपको पढ़ा रखी है। चलिए जिनोन की बात करते हैं। जिनोन एक गैस के नाम से प्रश्न आता है कि वो कौन सी गैस है जिसका नाम अजनबी गैस है। ठीक है, अब देखो जिनोन एक ग्रीक शब्द से बना है जिसका मतलब होता है अजनबी या स्ट्रेंजर। तो किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, अजनबी गैस कहते हैं? ऐसा क्यों है सर इसे अजनबी गैस कहते हैं? क्योंकि कोई भी नोबल गैस है ना अक्रिय गैस यौगिक नहीं बनाती, यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है, इसलिए इसका नाम जिनोन रखा गया है। ये जल में घुलनशील भी होती है, सोल्यूबल इन वाटर भी होती है। तो यहां से सिर्फ एक प्रश्न एग्जाम में कभी आ सकता है, जिनोन के नाम का मतलब क्या होता है? अजनबी, या अजनबी गैस किसे कहते हैं? जिनोन को, है ना? उल्टा सीधा कैसे भी पूछ सकते हैं। हीलियम वाले बलून कौन से होते हैं? वो घर पे जो फुला के भरते हैं ना, एक तुम मुंह से फैलाते हैं उसमें हीलियम नहीं,
एक सिलेंडर से भरते हैं, जो नीचे जमीन से छोड़ते हैं हवा में चले जाते हैं ऊपर, वो वाले बलून हीलियम वाले होते हैं, है ना। कभी जमीन से छोड़कर ऊपर निकलते हैं ना, वो हीलियम बलून होते हैं। चलिए, अब हीलियम हो गया, कल हाइड्रोजन हो गया, और सोडियम पोटेशियम वगैरह सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, अब मैं कुछ आपके लिए बिंदु लाया हूँ, 10-15 बिंदु है ना। इनको आप जरूर पढ़िएगा, ये मोस्ट रिपीटेड पॉइंट्स हैं। सबसे हल्का तत्व या अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन, है ना। अब इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे सर इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में भी है ना। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम, ये भी एक धातु होती है। सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? सिल्वर। दूसरा सबसे अच्छा सुचालक कौन है? कॉपर, है ना। या आप हिंदी मीडियम में इसे तांबा कहते हैं, है ना। फिर आता है द्रव धातु, मरकरी होती है। द्रव अधातु कौन सा होता है? ब्रोमीन होता है। सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धनीय कौन होता है? गोल्ड होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सीजियम। और अधातुओं में सबसे क्रियाशील कौन सी होती है? फ्लोरीन, जिसे सिंबल एफ होता है ना। ये 8 पॉइंट है, ऐसे टोटल 15-17 पॉइंट में लेके आया हूं। उच्चतम गलनांक किसका होता है? टंगस्टन का, वुल्फ्रोम का होता है। उच्चतम आयनन विभव वाली धातु कौन सी है भैया? तो सीधी सी बात है, याद रखिएगा सीजियम, है ना। सबसे कम, है ना, धातुओं में सबसे कम किसका होता है? सीजियम का। अधातुओं में सबसे ज्यादा होता है हीलियम का। या सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? हीलियम का। सबसे कम किसका है? सीजियम का। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता कौन सा तत्व रखता है? क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है? फ्लोरीन। सबसे प्रबल अपचायक कौन होता है भैया? लिथियम। एक परमाणु तत्व कौन से होते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी होती है? अक्रिय गैस, या इसे जीरो ग्रुप गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप की गैस भी कहते हैं, है ना। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। सर्वाधिक विषैली धातु, सबसे खतरनाक और विषैली पॉइजनस धातु कौन सी है? प्लूटोनियम। सबसे ज्यादा टॉक्सिक नेचर रखती है। ये वो 15 पॉइंट्स से जो आपकी एग्जाम में सीधे आते हैं, एज इट इज इंग्लिश में है। ठीक है, लाइटेस्ट एनी, है ना, एलिमेंट या नॉन मेटल? हाइड्रोजन, है ना। लाइटेस्ट मेटल एलिमेंट? लिथियम। हैवीएस्ट एलिमेंट? ओस्मियम, है ना। बेस्ट कंडक्टर? सिल्वर। सेकंड बेस्ट कंडक्टर? कॉपर, है ना। लिक्विड मेटल? मरकरी। लिक्विड नॉन मेटल? ब्रोमीन। मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल? गोल्ड। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सीजियम। एंड नॉन एंड मेटल में कौन आएगा? फ्लोरीन। मेटल विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज टंगस्टन, है ना। और फिर एज इट इज एलिमेंट विच हाईएस्ट, है ना, याद रखिएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल? हीलियम। और लोएस्ट? सीजियम। The element with the highest electronic affinity is chlorine. The most electronegative element is fluorine. The strongest oxidation, है ना, oxidant element is fluorine. And strongest reducing element is, याद रखिएगा, है ना, लिथियम, है ना। मोनोएटॉमिक एलिमेंट नोबल गैसेस होती हैं, या फिर इन्हें आप जीरो ग्रुप की गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप की गैस कहा जाता है इनको, है ना। इसमें नाम आएगा हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। इसके अलावा द मोस्ट टॉक्सिक मेटल प्लूटोनियम। अब थोड़ी सी बात, ये तो यहां पर कंप्लीट हो गया, थोड़ी सी बात नाइट्रोजन के बारे में मुझे करनी है, क्योंकि वो छूट रहा है, बाकी सब हो गया है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संकेत या नाइट्रोजन की खोज किसने की? नाइट्रोजन को डिस्कवर्ड किसने किया? रदरफोर्ड ने। ठीक है। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? सिंबल एन। और नाइट्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है भैया? N2। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। क्यों रखते हैं चिप्स के पैकेट में? ताकि ये जो खाद्य पदार्थ होता है या फूड का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण नहीं होने देती है।
जिससे फूड लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, वायुमंडल की बात करें, तो उसमें 78% तक पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक है। चिप्स के पैकेट में यही हो गया, बल्ब में यूज होता है वो तो हमने पढ़ लिया, वायुयान के टायर में यूज होता है वो भी हमने पढ़ लिया। एक लिक्विड नाइट्रोजन होता है। तो जो द्रवित नाइट्रोजन होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसका। आपके आस पड़ोस में गाय भैंस के डॉक्टर आते होंगे, है ना, जिन्हें कहा जाता है वेटनरी डॉक्टर। उनके पास में एक टंकी होती है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, द्रवित नाइट्रोजन गैस होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, वीर्य जो होता है, सीमन, का भंडारण, स्टोरेज करके रखते हैं इसमें, है ना। और लिक्विड नाइट्रोजन इतना ठंडा होता है कि हाथ डालकर निकालो तो किसी का हाथ टूट के अलग, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लिक्विड नाइट्रोजन होती है ना, ये सारी चीजें। नाइट्रोजन जो होती है नॉन फ्लेमेबल होती है ना, अज्वलनशील गैस है। तो नाइट्रोजन के बारे में एक चीज और ध्यान रखना, ये अज्वलनशील है। तीन गैस के बंद पूछ लेते हैं कि किस गैस में कौन सा बंद होता है, तीन गैस के बंद पूछते हैं। कभी भी आपसे पूछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कौन सा बंद होता है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है H2 गैस, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस में कौन सा, O2 गैस में कौन से बंद होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। एक नाइट्रोजन का पूछते हैं, नाइट्रोजन गैस में कौन सा बंद होता है भैया, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इनमें ट्रिपल पाया जाता है। ठीक है, इनमें डबल बॉन्ड होता है, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा पूछते हैं। ठीक। ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन को स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर रखना होता है, खुले में नहीं रख सकते, है ना, लिक्विड है वो, खुले में छोड़ोगे तो भाई साहब। सुरक्षित एक पतली सी नली होती है प्लास्टिक टाइप की, उनमें डाल डालकर रखा जाता है, कितने भी लंबे समय तक प्रिजर्व रख सकते हो आप, हजारों साल तक रख सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन, बस खत्म मत होने दो, है ना। इसीलिए जो वो गाय भैंस के डॉक्टर होते हैं वो बार बार टंका भरवाने जाते रहते हैं आसपास में। चलिए। चलिए, ओके। ये था सिंपलेस्ट, और आज ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। कल हम केमिकल रिएक्शन, कल अंतिम टॉपिक पढ़ रहे होंगे, केमिकल रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रासायनिक अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अपचयन। ये आपका कल का अंतिम टॉपिक रहेगा। ठीक है, देखो पढ़ाने को तो बहुत कुछ है ना, लेकिन लिमिटेशन होती है। भैया ऐसा नहीं है 3-4 नंबर के लिए भाई साहब हम बहुत कुछ पढ़ा दें आपको। चलो, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मेरी थोड़ी सी फटी आवाज़ आपको परेशान कर रही होगी, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।